पिछले भाग में आपने सुना कि जब अंकुर उसका हाथ छोड़ता है तो गौरी बाहर आई। बाबूजी और रोहित उठकर छोटे मोटे काम निपटा रहे थे। अलका ने सबको चाय बनाकर दे दी थी। अभी भी कब का जा चुका था। गौरी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी, तो किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। जल्दी ही वॉशरूम में बढ़कर नहाई और किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। पर वह हड़बड़ाहट में थी। अलका से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कभी हाथ से गिलास छूट जाता, कभी चम्मच। अलका उसकी हालत समझी तो मंद मंद मुस्कुराने लगी। ननंद भाभी का भी रिश्ता तो चिढ़ाने का मौका मिल गया। भाभी वह बोली, हाँ, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे चोरी करती पकड़ी गई हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। वह बात संभालने की नाकाम कोशिश करती रही। नहीं तो इतना क्यों घबरा रही हैं? रात भर सो नहीं पाई होंगी, तो नहीं खुली नींद। इसमें डरने की कोई बात नहीं। कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, कहती वह आंखें नचाती हंस दी। नहीं, वो बात नहीं है। वो मैं लेट हो गई थी। कोई कुछ बोल तो नहीं रहा था? आंखें झिझकते हुए पूछ लिया। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ना आपको जरूरत है इतना घबराने की। वो देवर जी ने तो ना गुस्सा किया? सुबह सुबह जाते हैं तो। नहीं, भैया खुद ही किचन में आकर अपनी डाइट ले गए थे। अलका की बातें नॉर्मल ही लग रही थी, तो गौरी को थोड़ा धैर्य बंधा। तो उसने अपना काम सामान्य तरीके से करना शुरू किया। सबको नाश्ता देने के बाद वह फ्री हुई, पर वह कमरे में नहीं गई, बल्कि किचन के बाकी काम निपटाने लगी। दोपहर में बुआ आने वाली है, तो उसकी अलग से घबराहट हो रही है। जब गौरी कमरे में न आई, तो अंकुर खुद ही बहाने से किचन में ही आ गया। अलका किचन में नहीं थी। उसे अच्छा मौका मिला। उसकी कमर में दोनों हाथों का घेरा बना, खुद से सटाकर गर्दन पर चुंबनों की बरसात कर दी। क्या कर रहे हैं? छोड़िए। सुबह क्या कोई कसर छूट गई बेइज्जती करवाने में, जो अब पूरी कर रहे हैं? वह उसके हाथों को कमर से छुड़ाने लगी। क्यों नहीं आई कमरे में? कब से इंतजार कर रहा था। कैसे आती? इतने सब लोग हैं। और आप भी। जाइए, कोई आ जाएगा। इस समय कोई नहीं आएगा। और इतनी ही डर है तो चलो रूम में चलो। नहीं, मुझे काम है। काम करती रहना, बाद में। आ जाओ। वह उसका हाथ पकड़कर खींचकर साथ में ले जाने लगा। नहीं, वो अलका आ गई। जैसे ही गौरी ने अलका का नाम लिया, अंकुर ने उसका हाथ छोड़ दिया। कहाँ है अलका? उसकी घबराहट देख गौरी को हंसी आ गई। तो समझ गया, उसने उसका पोपट बनाया। अच्छा, ये बात। मेरा पोपट बनाकर हंस रही हो? और तुम रूम में, बताता हूँ। वह उसके गाल पर एक चुंबन जड़कर बाहर चला गया। पर गौरी के होठों पर मीठी हंसी छोड़कर दोपहर के समय बुआ ने फोन कर दिया था कि उन्हें लेने रेलवे स्टेशन आ जाए। अंकुर ने अभी को उन्हें लेने भेज दिया। बुआ का नेचर अलग ही तरीके का है, जिसका अंदाजा गौरी ने उनके घर में एंट्री लेते ही लगाया। हल्की आसमानी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में लिपटा उनका दरमियाना कद, पर गेहुआ रंग और गंभीर मुद्रा गौरी के लिए कुछ अच्छे संकेत न थे। लंबी सीधी मांग बनाकर पीछे जूड़े से कसे बाल, जिस पर लंबा सिंदूर भर रखा था, जो उनके अधपके सफेद बालों की चांदनी के बीच, बादलों के बीच सूरज की रोशनी सा चमक रहा था। माथे पर लाल रंग की बड़ी गोल बिंदी, जो उनके गहरे और गंभीर व्यक्तित्व के संकेत दे रहा था। गले में छोटा सा मंगलसूत्र और लाल रंग की चूड़ियों से भरे हाथ। जब वह आकर धम से बाहर बिछी खाट पर पसरी, तो अपनी जासूसी नजरों से पूरे घर को ऐसे देखने लगी मानो एक ही नजर में घर स्कैन कर डालेंगी। शादी में बाकी सब लोग आए, शामिल होकर चले भी गए, पर किसी कारणवश बुआ शामिल नहीं हो पाई। तो अब आधम की है। नमस्ते बुआ जी। आ गई आप? अंकुर ने आकर उनके पैर छुए, तो वह उसे गले लगा पुचकारने लगी। जीता रहे मेरा बेटा। कैसा है तू? बहुत बधाई शादी की। वह काफी देर उसे गले लगाकर रखती हैं। तेरे ब्याह में ना आ पाई, पर तुझे और तेरी बहू देखने की लालसा मुझे ज्यादा देर बांध कर न रख सकी, और यह खींच लाई। अच्छा किया बुआ, आप आ गई। आपके आशीर्वाद के बिना तो विवाह भी अधूरा है। भावुक हो अंकुर गर्दन झुकाकर बोला। वो बात तो है बेटा। बड़ी इच्छा थी कि ब्याह में शामिल हो, पर हाँ, नहीं हो पाई। तो बुरा मत मानना। ये बता, कहाँ है तेरी बहू? उसे देख लूं तो कलेजों को थोड़ा ठंडक पड़े। रसोई में होगी बुआ, मैं बुलाता हूँ।
हाँ, आ जाएगी, तू बैठ। तुझे इतने समय बाद देखा, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। कहती वह उसकी बलाया लेने लगी। भैया कहाँ हैं? इधर-उधर नजर दौड़ा उन्होंने पूछा। दुकान तक गए हैं, अंकुर ने कहा और उठकर किचन में आकर गौरी को बुला लिया। गौरी भी सिर के पल्ले को संभालती पानी का गिलास लिए आ गई। पाए लागू बुआ जी। वह पानी का गिलास उन्हें पकड़ाने के बाद उनके पैर छूती है, तो बुआ भी खड़ी उठकर उसे आशीष देने लगी। जीती रह बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सौभाग्यवती भवा। बुआ ने आशीष की बाढ़ उस पर वर्षा कर दी। बहू दिखने में तो अच्छी है, गुण भी अच्छे हो जाए तो मेरी भाभी का ये घर भी बच जाए। कहती वह एक शगुन का लिफाफा गौरी के हाथ में रखती है, जो थोड़ी नानुकुर के बाद गौरी ने हाथ में दबा लिया। इस बात की चिंता मत करो, हम बहुत ढूंढकर बहू लाए हैं। हमारे मित्र की बेटी है, तो बेटी बनाकर ही घर में लाए हैं। और ये भी आपकी भाभी की तरह इस घर को संभाल लेगी, मुझे पूरा यकीन है। ड्योढ़ी से अंदर बढ़ते हुए अंकुर के पिताजी बोल पड़े। जी नमस्ते। वह खड़ी हो उन्हें नमस्ते करती है, फिर वापस आकर बैठ गई। आपने बहू चुनी है तो अच्छी तो होगी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं। पर आजकल की बहुओं को ना जाने क्या फैशन का भूत सवार हो गया है। पारंपरिक सिंदूर, बिंदी साड़ी भी वो क्या कहते हैं, हाँ ओल्ड फैशन कहकर नकारने लगी है। पर हमारे घर में ये नहीं चलेगा। माथे की बिंदी कहाँ है बहू? बिना बिंदी के माथा सोना सोना अच्छा लगता है क्या? अपनी स्कैनिंग नजरें गौरी पर टिका वो बोली। लगाई तो है बुआ। गौरी उंगली रख बताती है। कहा, ये इतनी छोटी, इतनी छोटी कि देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। थोड़ी बड़ी लगाया करो कि दिखे भी कि बिंदी लगाई है। और सिंदूर भी, ये नहीं कि इत्तू सा बस रस्म के लिए लगा दिया। मांग भरी होनी चाहिए। बिन मांगे सलाह को नई नवेली बहू को देना अपना धर्म समझ बुआ ने अपनी सलाहों का पिटारा आते ही यूं उंडेला मारा। यह करके उन्होंने अपना सास धर्म निभा लिया। मुझे बड़ी बिंदी अच्छी नहीं लगती और ये साड़ी की मैचिंग की है। गौरी ने अपने बचाव में जो दलील दी, जो कारखाने में तूती की आवाज की तरह दब गई। इसलिए गौरी ने भी अभी मुंह सिलना ही बेहतर समझा, वरना बुआ नई बहू को तो बड़ों का शर्म लिहाज भी नहीं है का ताना भी चिपका देती। इतना हल्का रंग साड़ी का नई नवेली बहू को चटक रंग में ही भाती है। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे सामने ऐसे रंग ना पहनना। हल्का कहाँ है? बस जी, गौरी ने बोलने की कोशिश की पर बेकार ही था। हल्का ही है। तुम्हें तो लाल गुलाबी ऐसे रंग पहनने चाहिए, तभी लगोगी नई नवेली बहू। ठीक है बुआ। गौरी ने सब बातों पर सहमति दे पूर्ण विराम लगाया और किचन में चली गई। बुआ और उनकी तीक्ष्ण नजरों से गौरी कब तक बची रहेगी पता नहीं। पर अभी दोपहर का खाना भी तैयार था, जिसमें अलका ने उसकी मदद की, तो वही सबके सामने परोसती है। बाकी तो खाते रहे, पर बुआ बोलना चालू। खाना तो बहुत ही फीका है, स्वाद नहीं है खाने में। क्यों अभी? अच्छा तो है, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। बाबूजी बोले। आपको बड़ा पता चलता है, ये अभी को पूछो। क्यों अभी? बुआ ने नजरें अभी पर जमाई, जो पहले ही भरा बैठा था। मेरे बोलने पर तो पाबंदी है, मुझे तो जो मिलेगा बिना बोले खाना पड़ेगा, चाहे वो हलवे में मीठा ना हो या दाल में नमक। वह मुंह बनाता थाली सरका कर खड़ा हो गया। घर के सभी लोग उसके नेचर से अच्छे से वाकिफ है कि उसे खाने में कमी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए ही बुआ ने उससे पूछा, और वह पहले ही भरा बैठा था। गौरी रसोई के काम में अभी कच्ची है, वह समझ चुका है। सुबह भी जब वह उठा, बाबूजी, रोहित, अलका सब उठ गए थे, पर गौरी नहीं उठी थी। इसलिए उसे यह बात भी अच्छी नहीं लगी। उस बात का गुस्सा भी आ रहा था, जो बुआ के भड़काने से और भड़क गया। अभी चला गया तो बुआ बड़बड़ाने लगी। बेचारा अभी बिना खाए चला गया। गौरी यह सब देख बेहद घबरा गई। वो जितना अच्छा करने की कोशिश कर स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है, उतना ही उसकी कोशिश में कोई ना कोई कमी छूट जाती है और उसे इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अंकुर ने गौरी के उतरे चेहरे को देखा, तो उसने भी उसकी तरफ बेबस नजर से देखा। उसे बुआ और अभी का गौरी के साथ ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, पर वह बुआ की बात काटकर उन्हें भी नाराज नहीं करना चाहता, तो वह उसे आंखों से संतावना देने कोशिश करता है और खीर की कटोरी बुआ की तरफ सरकाता है। बुआ, आप ये खीर लीजिए, ये बहुत अच्छी बनी है। वह बात संभालने की कोशिश करता है,
तो बाबूजी ही बोल पड़े, आप लोग खाना खाइए। उसकी तो आदत ही है बात बात पर भड़कने की। जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगा। कोई बताए क्या कमी है खाने में? मुझे तो ना कोई कमी लग रही है। बहू ने मन से इतना अच्छा खाना बनाया है। क्यों अलका? उन्होंने अलका की तरफ देखा। हाँ बड़े पापा जी, मुझे भी ऐसे ही पसंद है। ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं। उसने भी अपने बड़े पापा के सुर में सुर मिलाया। आप लोगों को नहीं पसंद, पर उसे तो पसंद है ना। पता है कि वह फीका खाना नहीं खाता। लगता है बहू की माँ ने ब्याह से पहले बेटी को कैसे सबकी पसंद का खाना बनाया जाता है, ये नहीं सिखाया। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं। अपनी बेटियों को घर संभालने की सीख क्यों नहीं देते। अरे, मेरी सपना को ब्याह से पहले इतने अच्छे से काम सिखाकर भेजा था कि उसकी ससुराल वाले उसकी तारीफें करते नहीं थकते। बुआ अब गौरी को छोड़ उसके परिवार पर बोलने लगी, जो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती। पर वह लिहाज के मारे मन मारकर चुप ही थी। छोड़िए ना बुआ जी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए। सब लोगों को एक तराजू पर नहीं तौल सकते। अब इसे जैसा आता है वैसा ही बनाएगी। सब आप जैसे और सपना जैसे तो नहीं होते। आपकी तो बात ही अलग है। अंकुर ने बुआ को शांत करने की गरज से तारीफों के दो शब्द क्या छोड़े। बुआ जी फूलकर कुप्पा हो गई। हाँ, कह तो सही रहा है, कहकर वह मुस्कुराने लगी। कहते हैं तारीफ वो अस्त्र है जिसे फेंककर आप किसी से कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो भला बुआ जी कैसे चुप नहीं होती? फिर तो गौरी पर तंज के बाढ़ कसना छोड़कर खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी तारीफें करने लगी। जब ज्यादा हो गया तो अलका बोल पड़ी, क्यों झूठ बोल रही हैं बुआ? क्या झूठ? सपना दीदी को तो ये भी नहीं पता था कि अरहर की दाल पीली होती है कि लाल। वह हंसी रोकती बोली, हाय हाय क्यों ऐसे बोल रही है? जब मैं आपके घर आई थी, आपने दीदी को अरहर की दाल बनाने को कहा था, तो वो मुझसे पूछने लगी कि अरहर की दाल कौन सी वाली है, लाल वाली या पीली वाली? फिर मैंने बताया कि पीली वाली है। और बुआ, सपना दीदी हमारे भी रिश्तेदारी में ही पड़ती हैं और वो ससुराल में कुछ काम भी नहीं करती। एक बार उनकी सास हमारे घर आई तो बता रही थी कि सपना दीदी उनके बीमार पड़ने पर उनका हालचाल भी नहीं पूछती। अलका ने बुआ के बाउंसरों को उल्टा उन पर फेंका तो अपनी बात उल्टी पड़ती देख अब बुआ बगले झांकने लगी। तो बात बदल दी। ना अलका, तू उसकी सास को नहीं जानती। बड़ी चुगलखोर है। चुगली करने की बड़ी ही खराब आदत है उसकी। आप भी तो वही कर रही हैं। बाबूजी हंसी रोकते धीरे से बोले, बहू सब्जी थोड़ी और दे दे, बड़ी ही स्वाद लग रही है। बाबूजी के बोलने से अब बुआ मुंह बनाती खाना खाने लगी। बुआ ने आते ही जता दिया था कि वह बुआ सास ही सही, पर गौरी की सास है। गौरी जितना भी उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, वह उसके हर काम में मीन मेख निकालने में लगी थी। डर के मारे गौरी रात तक एक पैर तक खड़ी रहकर उनकी सेवा में लगी रही, पर बुआ को ना पिघला पाई। रात को खाने के बाद सब खाना खाकर बैठे बातें कर रहे थे, जो वे लोग अक्सर ही बैठ जाया करते हैं। अंकुर बेटा, बुआ ने अंकुर की तरफ देख कहा, जी बुआ जी, कल सुबह बहू को कुआं पूजन और मंदिर में ले जाना पड़ेगा। साथ ही और भी एक दो जगह जाना है। जी बुआ, चल पड़ेंगे, उसने सहमति देते कहा। बहू सुबह जल्दी उठ जाना, चढ़ावे का प्रसाद भी बनाना पड़ेगा। जी बुआ, गौरी धीरे से बोली। और हाँ अंकुर, तुम चारों भाई और जीजा जी भी चल पड़ेंगे। मैं तो ना जा पाऊंगा, दुकान भी तो संभालनी है। बाबूजी बोले, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, मुझे अखाड़े जाना है। अभी ने भी इनकार किया। तुम लोग नहीं तो फिर रोहित और अनुज हमारे साथ चल पड़ेंगे। जी बुआ, उसने सहमति दी। बहू सुबह लेट न हो जाना, मुंह अंधेरे उठ जाना, बहुत काम हो जाएगा। पूजन और चढ़ावे के लिए घर में बना प्रसाद ही ले जाना है। जी बुआ, जैसे आज उठी थी वैसे ही। अभी ने तंज किया, ऐसे क्यों कह रहा है? बुआ ने पूछा। बुआ आप खुद ही जल्दी उठकर बना लेना। प्रसाद किसी और के भरोसे बैठी रही तो 10 बजे से पहले ना जा पाओगे, कहता वहां से उठ गया। ये ऐसे क्यों कह रहा है? बुआ ने पूछा, पर अंकुर ने बात बदल दी और कुछ और बात छेड़ दी। तो बुआ भी कुछ और बात करने लगी। अंकुर अब कमरे में जाना चाह रहा था, तो वह गौरी को इशारा करता है कि सोने चले, पर अभी सभी उठे हुए थे, तो गौरी को झिझक हो रही थी, तो वह आँख के इशारे से मना करती है। उनकी आंखों के इशारे से होती बातें
अलका ने ताड़ ली। चलिए ना बुआ, सोने चलो, मुझे नींद आने लगी है। सुबह जल्दी भी उठना है। वह खड़ी उठती बोली, रुक, अभी कहाँ नींद आ रही है। नहीं, चलो अब। अलका ने जिद की तो बुआ को उठना पड़ा। तो अंकुर और गौरी भी कमरे में आ गए। आकर गौरी ने गहरी सांस छोड़ी और बेड में बैठ गई। बुआ तो बहुत तेज है, मेरी तो जान हलक में अटकी हुई है। बोला तो था पहले कि बुआ का नेचर थोड़ा अलग प्रकार का है। देवर जी और बुआ एक ही जैसे हैं। मेरी तो जान अटकी हुई है। कब तक रहेंगी वो यहाँ? गौरी ने पूछा। हाँ हाँ, पहले दिन ही घबरा गई। अंकुर हंसने लगा तो गौरी छिप गई। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो। क्या गलती होगी? अंकुर बेड में आकर उसकी तरफ देख मुस्कुरा रहा था। आपको हंसी आ रही है मेरी हालत पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह खिसकता उसके करीब आकर उसके चेहरे पर बिखर आई लटों को पीछे की ओर करता हुआ बोला, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ पर। मैं सब संभाल लूंगा, जैसे सुबह संभाला था। गौरी ने उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सुबह बुआ नहीं थी, इसलिए अब कल से मैं खुद संभाल लूंगा। अच्छी बात है। वैसे मुझे अब सोना है, नहीं तो सुबह मेरी नींद नहीं खुलेगी। ऐसे कैसे सो सकती हो? क्यों नहीं सोना? गौरी ने उसकी तरफ देखकर पूछा तो वह मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? गौरी भी उसे देख मुस्कुरा दी। ना जाने कैसा बंधन होता है। ये विवाह भी 2-3 दिन पहले तक दिन से बात भी नहीं होती थी। अब वही इतना खास हो गया कि उसके पास आते ही दिन भर की टेंशन एक मुस्कान के आगे बेईमानी हो गई। टेंशन तो मानो थी ही नहीं, इसलिए एकटक उसे ही देखने लगी। सुबह तुम्हें जल्दी उठाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, वह चौकी। पक्का। हाँ, पक्का। कहता वह उसके गालों पर उल्टे हाथों से हल्के हल्के रब करने लगा। साथ ही गौरी की आंखों में प्यार से देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसे देखते देख पूछ ही लिया। अपनी खूबसूरत पत्नी को निहार रहा हूँ। कहता उसके होठों को 2 उंगलियों से पकड़कर दबा लेता है। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? गौरी ने नकली गुस्सा दिखाया। अभी तो मैंने तुम्हें जी भरकर देखा तक नहीं। जी भरकर प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। दिन भर तुमसे बात करने के लिए भी तरस जाता हूँ, और तुम यहाँ झांकने भी नहीं आती। अंकुर ने प्यार भरी शिकायत की। क्या करूं, समय ही नहीं मिलता। मानता हूँ, तुम्हें बहुत काम रहता है। तुम सबका ख्याल जो रखती हो तो थक जाती हो, पर जब सबके लिए वक्त निकाल रही हो तो प्लीज थोड़ा सा मेरे लिए भी निकाल लिया करो। जब मैं शहर चला जाऊंगा तो यही यादें तो मेरे साथ रहेंगी। वह आंखों में प्यार लिए बोला तो गौरी उसके होठों पर हाथ रख देती है। जाने की बात मत किया करो, दिल बैठ जाता है। क्यों? वह उसके कलाई को पकड़ हाथ को चूमता हुआ कहता है। जब जाने की बात करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूर रहना मेरे लिए कौन सा आसान होगा, पर क्या करे, जिम्मेदारी भी निभानी है। उसके लिए जॉब करनी पड़ेगी, तो दूर तो जाना पड़ेगा। उसने अपनी मजबूरी बताई। आपके शहर चले जाने के बाद पता नहीं मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। सब हो जाएगा और मैं जल्द ही दोबारा आ जाऊंगा। मैं कौन सा ज्यादा दिन दूर रह पाऊंगा। कहकर उसने उसे बाहों में भर लिया तो गौरी भी उसकी बाहों में आकर सब टेंशन भूल गई। सारे दिन भर में यही समय होता है जब दोनों सुकून से बातें कर रह पाते हैं और एक दूसरे को प्यार कर पाते हैं। पति केयरिंग और प्यार करने वाला हो तो लड़की जन्म देने वाले माता पिता का घर छोड़ने का गम भी भूल जाती है। आखिर उसके लिए ही वह इतना बड़ा त्याग करके आती है, वरना कौन अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहना चाहेगा। इसलिए पति का कर्तव्य बन जाता है कि इस बात को दिमाग से ना उतरने दे और अपनी पत्नी को प्यार व सम्मान दे। अंकुर रात में अलार्म लगाकर सोया था ताकि गौरी उठने में लेट ना हो जाए और बुआ को सुनाने का मौका मिल जाएगा, जिस कारण गौरी का सारा दिन दुखी रहेगा। 5 बजे का अलार्म बजा तो वह उठ गया, अलार्म बंद किया और अपने बगल में सुकून से सोती गौरी पर नजर डाली। गौरी, वह उसके कान में फुसफुसाया। गौरी उठो, सुबह हो गई। वह उसके माथे पर चूमता है, पर गौरी ने अंगड़ाई ली तो वह उसके चेहरे पर बिखर आए बालों को समेटता पीछे करता है और कान के पीछे चूमता है, पर गौरी की नींद ही नहीं खुल रही थी। तो उसे शरारत सूझी। गौरी उठो, बुआ दरवाजे पर खड़ी हो बुला रही हैं। गौरी ने बुआ का नाम सुना तो तुरंत उठ बैठी। कहाँ है बुआ? वह घबराई हुई बोली। हा 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 हा।
उसको इस तरह उठा देख अंकुर जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हैं? आंखें मलते हुए गौरी ने पूछा। बुआ ना हुई हवा हो गई, जो मेरी गौरी को नींद से भी जगा दे। उसने मजाक किया। आप मजाक कर रहे थे? हाँ। वह इसको कंधे से पकड़कर अपने से सटा लेता है। ये क्या तरीका है उठाने का? झूठ बोलकर उठाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए जरा मेरी धड़कनें कितनी तेज चल रही हैं। और क्या करता, तुम उठ ही नहीं रही थी। ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? नींद भी पूरी नहीं हुई। वह अलसाती बोली। जल्दी नहीं हुई, अपने समय पर ही हुई है। हाँ, पर नींद पूरी नहीं हुई। वह उसके कंधे पर सिर टिकाती बोली। थोड़ी देर और सोना है तो सो जाओ। अभी वैसे भी कोई नहीं उठा है, मैं फिर उठा दूंगा। ना बाबा, दोबारा नहीं सोना, अब तो उठूंगी। कहती वह अपने बालों को पीछे कर जूड़ा बनाकर कपड़े ठीक करती है और कमरे से बाहर आ गई। सबसे पहले नहा धोकर किचन में आई तो अब बुआ और अभी भी उठ गए थे और अंकुर भी बाहर ही आ गया था। गौरी ने जल्दी जल्दी प्रसाद वगैरह बनाकर अभी और बाबूजी के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि बाकी सब लोग उपवास रखकर ही मंदिर जाने वाले थे। गांव में शादीशुदा जोड़े द्वारा मंदिर में माथा टेकने और कुआं पूजन की रस्म निभाई जाती है। वे सब भी सब सामान लेकर घर से निकल सबसे पहले मंदिर पहुंचे। माथा टेक इष्ट का आशीर्वाद लिया। घर से लाया प्रसाद से कन्याओं को जमाकर कन्या पूजन किया और अब कुछ दूरी पर बने हुए कुएं पर जाकर कुआं पूजन करना था, जो नई बहू से पानी भरवाकर पूरा किया जाता है। वैसे तो अब घर घर में हैंडपंप या ट्यूबवेल लग चुके हैं, पर प्रथा निभाने इसी कुएं पर आया जाता है, जो पुराने समय का है और अभी भी सही हालत में मौजूद है। गौरी भी सबके साथ वहां पहुंची। पानी भरकर रसम पूरी की। कुएं की मुंडेर पर फूल मिठाई आदि से पूजन किया गया। उसके बाद कुछ दूरी पर एक और मंदिर बना था, वहां आ गए, जिसे देख उसे समझ नहीं आया कि कैसा मंदिर है, क्योंकि वह सामान्य मंदिर जैसा ना था, ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति वहां लगी थी, बल्कि वह किसी स्त्री का मंदिर था, जो अन्य मंदिरों से अलग था। और उसके बाहर एक सूखा कुआं भी था। गौरी को उत्सुकता हुई जानने की। ये किसका मंदिर है जी? उसने अंकुर से पूछा। सती मैया का मंदिर है। सती मैया? हाँ, सती मैया। पर हमारे गांव में तो ऐसा कोई मंदिर नहीं। ऐसा तो मैंने पहली बार ही देखा है। हाँ, ये स्पेशली हमारे गांव और आसपास के गांव का मंदिर है। यहाँ अन्य मंदिर की तरह पूजा नहीं होती। यह बस सिंबॉलिक है, एक साधारण स्त्री का, लड़कियों को जीने के देने का, अधिकार देने का। इसलिए उनका मंदिर बनाकर उन्हें देवी का स्थान देकर पूजा जाता है। अच्छा, और ये कुआं यहाँ भी इसी से जुड़ा है। क्या मैं वहाँ कुआं देख सकती हूँ? ना बहू, वहाँ मत देखो, तुम्हारा मन खराब होगा। बुआ ने उसे रोका। पर क्यों? उसने उन्हें प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। मुझे देखना है। गौरी ने जिद की। देखने दो ना बुआ, क्या हो गया उसमें? अंकुल बोल पड़ा। जो ये कच्चे दिल की निकली तो? बुआ ने अंकुर की तरफ देख कहा। नहीं, ये बहुत ही मजबूत दिल की है। आप चिंता मत करो। ऐसा क्या है वहाँ कि आप मुझे मना कर रहे हैं? उनके रोकने से ये गौरी को और अधिक उत्सुकता होने लगी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती कुएं के पास जाने लगी। उसकी मुंडेर से नीचे झांका तो हैरान रह गई। वह सूखा कुआं था। उसमें छोटे छोटे मानव कंकाल भरे पड़े थे, जैसे छोटे बच्चों के हो। मानव अस्थियां देखकर वह बुरी तरह डर गई। ये क्या है? उसने भय के कारण पूछा। तभी मना किया था देखने से, बुआ बोली। पर ये क्यों है, किसकी है? गौरी डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी। लगा अपनी टांगों पर खड़ी नहीं रह पाएगी, तो गद से जमीन पर बैठ गई। अंकुर भी उसके साथ ही बैठ गया और उसकी कमर को हल्के हाथों से सहलाने लगा, ताकि वह शांत हो सके। गौरी, शांत हो जाओ, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा तुम मजबूत दिल की होगी, इसलिए बुआ तुम्हें मना कर रही थी। शायद मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। दिल को मजबूत करो, ऐसे नहीं डरते। वह उसे कंधे से पकड़कर दिलासा देता कहता है। वो कंकाल किसके हैं और क्यों हैं? उसने अंकुर से पूछा। बुआ, आप ही बता दो इसे, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाओगी। वह बुआ से बोला। अंकुर ने बुआ को बताने के लिए कहा तो गौरी और अलका भी वहीं पर बैठ गई। ये कुआं गवाही है लड़कियों पर अत्याचार की। बुआ ने एक गहरी सांस ली। मतलब? और ये कंकाल किसके हैं? नवजात बच्चियों के। क्या? गौरी चौंक गई। हाँ, पर क्यों? इस क्यों के जवाब के पीछे है एक दिल दहला देने वाली कहानी।
आजादी से पहले इस गांव में प्रथा थी कि बहू का पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए। यदि लड़की हो तो उसे जन्म के तुरंत बाद ही मारकर इस कुएं में फेंक दिया जाता था। क्या इतनी क्रूरता? बुआ से सच सुन गौरी हैरान थी। हाँ, क्रूरता तो थी ही, साथ ही प्रथाओं के कुप्रथाओं की परिणति के रूप में। मतलब मतलब यह, बहू की सीमांत क्षेत्र होने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना सबसे पहले यही क्षेत्र होता रहा है। इसलिए हमेशा से बाहरी आक्रांताओं से पीड़ित रहा है। इसलिए लड़कियों के मुकाबले लड़का होने को ज्यादा तवज्जो दी जाती, क्योंकि वह अपने बाहुबल से युद्ध लड़ सकता था और अपने परिवार और क्षेत्र को बचाने में मदद करता। मुगलों के शासनकाल में स्त्रियों की दशा बेहद दयनीय हो गई थी। वे किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते ही उठाकर ले जाते थे। इसलिए पर्दा प्रथा अपनाई गई, जो अब तक मौजूद है। हिंदुओं में शुभ मुहूर्त सुबह के समय माने जाते हैं। सभी शुभ कार्य सुबह के समय किए जाते हैं। पर सोचा है शादियां रात में क्यों होती थी? क्यों? क्योंकि दिन में शादी करते तो वे दुल्हनों को उठा ले जाते थे। इसलिए रात में शादियों का चलन बढ़ा, जो अभी तक चल रहा है। वैसे ही यह प्रथा थी। पहला लड़का होता तो वह परिवार की सुरक्षा कर सके। इसलिए पहला लड़का होने पर खुशी मनाई जाती। पर कब यह प्रथा कुप्रथा में बदल गई और लड़के से पहले लड़की होती तो उसे होते ही मार दिया जाने लगा। यह कुप्रथा बहुत समय तक रही। फिर यह रुका कैसे? सती मैया के कारण। इसलिए हर नई बहू को यहाँ दर्शन के लिए भी लाया जाता है। उन्होंने कैसे इसे रोका? सती मैया का असल नाम सत्यवती था। जब ब्याह कर इस गांव में आई तो उन्हें यह प्रथा मालूम पड़ी। जब अपने सामने ही अपने जेठानी की तीसरी लड़की को जन्म देते हुए और घर में मातम मनाते देखा। नवजात लड़की को लेने पिता दरवाजे पर खड़े थे और माँ की ममता अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी। किसी का पिसा हुआ कांच दूध में मिलाकर पिलाया जाता, किसी को जहर मिलाकर दूध, और कभी गला दबाकर मासूमों को मारकर इस कुएं में फेंक दिया जाता, जो उस समय गांव से थोड़ा बाहर था। बेबस माँ को रोते तड़पते देखा तो अपनी कोख में पल रहे बच्चे पर हाथ रख डर गई कि कहीं उसकी भी पहली लड़की हुई तो क्या वह भी मारकर कुएं में फेंक दी जाएगी। पति से पूछा तो उन्होंने भी हाँ, यही प्रथा है, जिसको न चाहते हुए भी सबको पालन करना पड़ता है, कहकर सहमति दी और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी पहली संतान लड़का ही होगी। यह सब देख सुन सती मैया बहुत दुखी हुई। वह निश्चय करती है कि अपनी संतान को नहीं मरने देगी। 9 महीने बाद उनकी गोद में भी लड़की आई तो जेठानी फूट फूट कर रोने लगी कि जिस तरह उसकी 3 लड़कियां मारी गई हैं, यह भी मार दी जाएगी। जब घर वालों को दाई माँ के माध्यम से पता चला कि उन्होंने लड़की को जन्म दिया है तो घर में मातम शुरू हो गया। पति दरवाजे पर नवजात बच्ची को लेने खड़े थे ताकि उसे मार सके, पर वह पहले ही अपने पास छिपाई तलवार निकाल लेती है कि जो इनसे उनकी बच्ची छीनने की कोशिश करेगा उसके हाथ काट देगी, फिर चाहे वो लड़की का पिता ही क्यों ना हो। उनके तेवर देख सब डर गए। सबने बहुत कोशिश की कि उनकी बच्ची को मारने की, पर कामयाब नहीं हो पाए। वह यहाँ से भागकर कुछ समय अपने मायके में रही। वह पहली लड़की थी उस परिवार की, उस गांव की, जो लड़के से पहले हुई और जीवित रही। उसके बाद वह अपनी शर्त पर ही वापस लौटी। उसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि लोग उनके दुश्मन हो गए थे। जब बात बहुत अधिक बढ़ी, परिणाम स्वरूप उस समय अंग्रेज सरकार को दखल देना पड़ा और कन्या हत्या पर रोक लगा दी गई। उल्लंघन करने पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद प्रथा पूरी तरह से बंद तो नहीं हुई, पर कम हो गई। चोरी छुपे आजादी के कई सालों तक भी चलती रही। थोड़ा बहुत अभी भी मौजूद है। तभी तो लड़कों को ब्याह के लिए लड़कियां नहीं मिल पाती है। अब लोगों की मानसिकता थोड़ी बदलने लगी है, पर पूरी तरह से नहीं। अभी लड़कियों के वन शब्द लड़कों को तवज्जो दी जाती है। सती मैया के प्रयासों से लड़कियों को जीने का कानूनी हक मिला। जब तक सती मैया जीवित रही, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी कोशिश कोई भी औरत भूल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को जीने का अधिकार उनके कारण ही मिला है। इसलिए यहाँ मंदिर बनाया गया है और यह कुआं सबक के तौर पर संरक्षित किया गया है। यह सब सुन गौरी हैरान थी। वह नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। गौरी, अब चलो यहाँ से, हमारा गांव नहीं देखोगी क्या? उसे नॉर्मल करने की गरज से अंकुर बोला। जी हाँ, चलो, हमारा खूबसूरत गांव देखोगी तो यह सब भूल जाओगी। अंकुर ने कहा तो गौरी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वह बुआ, अलका
और रोहित और अनुज को वापस भेज देता है और खुद गौरी को गांव घुमाने ले गया, जिससे गौरी अब नॉर्मल हो जाती है। दोनों को अकेले बातें करने का भी मौका मिल गया था। अब वे अपने घर की तरफ आने लगे तो आते हुए एक जगह देख अंकुर रुक गया। क्यों रुक गए जी? उसे रुका देख गौरी ने पूछा। यहाँ पर आया हूँ तो पहलवान जी से मिलकर आता हूँ। वो मेरे गुरु भी हैं। आ जाओ, उनसे आशीर्वाद लेकर आते हैं। अभी भी वही होगा, हमारे साथ ही घर चल पड़ेगा। आपके गुरु कैसे? आप भी पहलवानी करते थे जी? गौरी ने हंसते हुए पूछा। हाँ, बचपन में मुझे भी शौक था। मुझे ही क्या, इस गांव के और आसपास के गांव के सभी लड़के शुरू में शौकिया तौर पर शुरू कर देते हैं। जो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, जैसे अभी, तो वो दंगल लड़ते हैं। बाकी फिट रहने के लिए करते हैं। अभी स्टेट लेवल पर कई गोल्ड मेडल जीत चुका है और नेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीत चुका है और इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा है। मैं बड़ा था तो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए शहर गया, तो बस वही का होकर रह गया। पर मैं चाहता हूँ मेरा सपना अब अभी पूरा करे, इसलिए मैंने उसे शहर नहीं आने दिया। मैंने तो पहलवानी छोड़ दी, पर अपना गुरु अभी भी उनको ही मानता हूँ। ना जाने कितने पहलवान इस अखाड़े से निकल देश विदेश में नाम कमा चुके हैं और जल्द ही इसमें एक नाम अभी का भी होगा। अच्छा जी। हाँ, हाँ सुना तो है कि वे बहुत बड़े पहलवान हैं। हाँ, बहुत सख्त भी है और कुछ सख्त नियम भी इस अखाड़े के हैं। जैसे जैसे कि ये तो पता होगा, सभी पहलवान बजरंग बली के भक्त होते हैं। पता नहीं। हाँ हाँ होते हैं। सबसे पहले उनका नाम लेकर ही प्रैक्टिस शुरू की जाती है। बजरंग बली का भक्त बनना है तो उनके जैसे आचरण भी करना पड़ता है। इसलिए आचार और व्यवहार से 25 साल तक सबको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। ऐसा क्या? हाँ, तभी तो अभी वहां आने से बचता है जहां तुम रहती हो। वहां स्त्रियों को देखने और छुए जाने के डर से दूर रहते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए वो तुमसे ढंग से बात नहीं करता। कुछ नेचर भी वैसा ही है, कुछ यहाँ आने के बाद से ज्यादा हो गया है। ये सबके लिए जरूरी होता है। हाँ, जो 25 से पहले शादी कर लेता है, फिर वे उसे इस अखाड़े में नहीं आने देते। इसलिए सब इसका पालन करते हैं। बड़ा अजीब नियम है। हाँ, अजीब हो या नहीं, पर इस अखाड़े के यही नियम है और सबको इसका पालन भी करते हैं। वे दोनों बात करते करते अंदर पहुंच गए। गौरी, तुम यहीं पर रुकना, वहां अंदर औरतों के जाने पर मनाही है। मैं पहलवान जी को बुलाकर बाहर लाता हूँ। ठीक है जी। गौरी बाहर खड़ी हुई तो अंकुर अंदर चला गया। काफी देर हो गई, अंकुर आया ही नहीं, तो गौरी चलती हुई थोड़ा आगे चली गई। देखा तो वहां पहलवान अखाड़े में दांवपेच लड़ा रहे थे। प्रैक्टिस करते एक पहलवान ने दूसरे को जमीन पर पटका। गौरी ने यह सब कभी नहीं देखा था, तो नीचे गिरे पहलवान की हालत पर हंसी आ गई। वह मुंह पर हाथ रख जोर जोर से हंसने लगी। उसका हंसना सुन नीचे गिरा पहलवान उठा, तो शक्ल देख गौरी ने हंसी रोकनी चाही, पर रोक नहीं पा रही थी। वो अभी था। उसको हंसता देख अभी झेप गया और तेजी से वहां से चला गया। तो अब गौरी को गलती का एहसास हुआ। पर अब क्या, वह बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। उसे वहां नहीं आना चाहिए था। अभी टी शर्ट पहनकर वापस आ गया। वह बहुत गुस्से में था। यह कैसे और क्यों आई? पता नहीं है क्या, यह स्त्रियों के आने पर प्रतिबंध है। अकल नहीं है जरा भी। वह उस पर आंखें तरेलता बोला और उसको गुस्से में देख गौरी डर गई। जुबान मुंह में मानो जम गई। किसके साथ आई हो यहाँ? उसने पूछा। वो गौरी हकला गई। डर के मारे आंखों से आंसू निकल गए। तुरंत निकलो यहाँ से, वह गुस्से में बोला। अभी क्यों डांट रहा है? गौरी को ये मेरे साथ आई है। तब तक अंकुर भी आया। साथ में पहलवान जी भी थे। सब कुछ जानते हुए भी क्यों लाए इन्हें यहाँ? वह अंकुर से बोला। पहलवान जी का आशीर्वाद दिलाने। गौरी, तुम यहाँ क्यों आई? कहा था वहीं पर रहना। सॉरी, वह अटकते हुए बोली। अंकुर गौरी से बोला, तो अब गौरी काफी घबरा चुकी थी। समझ गई थी बड़ी गलती कर गई है। सॉरी, वह रुआसी हो अटकते हुए बोली। तो पहलवान जी ने भी अभी को गौरी को डांटते देख लिया था। उन्हें भी उसका गौरी को इस प्रकार डांटना अच्छा नहीं लगा, तो चुप ना रह सके। अभी ये कैसा तरीका है भाभी से बात करने का? स्त्री से दूर रहने को कहा जाता है। साथ ही उन्हें सम्मान देने के लिए भी कहा जाता है। स्त्री हर रूप में पूजनीय है। और ये तो तुम्हारी भाभी भी है। अपनी भाभी से ये किस तरह से पेश आ रहे हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना थी। पहलवान जी ने भी
अभी को डांट दिया। माफ कीजिए गुरुजी, पर इन्होंने यहाँ आकर नियम भी तोड़ दिया और मुझ पर। कहते वह रुक गया, क्योंकि वह गौरी द्वारा उस पर हंसने से भी नाराज था। स्त्री से दूर रहने से कहा जाता है ताकि अखाड़े के नियमों का पालन किया जा सके, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह अपना क्रोध दिखाओ। यह किसी भी नजरिए से उचित नहीं ठहराया जा सकता। गलती हुई है इनसे, वहां से आगे नहीं आना चाहिए था, पर अनजाने में हुई गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। और ये तो तुम्हारी भाभी हैं, सम्मानीय हैं, तुम्हें उन्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। पहलवान जी ने उसे समझाया तो उनके सामने अभी अब कुछ नहीं बोला, सिर झुकाए खड़ा रहा। पहलवान जी ने गौरी और अंकुर को आशीर्वाद दिया। अंकुर ने थोड़ी देर उनसे बात करने के लिए वहीं रुक गया, तो इतने में अभी घर आ गया। उसे गुस्से में देखा तो बुआ गड़बड़ भाप गई। क्या बात हो गई अभी, क्यों गुस्से में है? अभी बाहर बिछी कुर्सी पर बैठा तो बुआ उसके पास ही खाट पर बैठ गई। और क्या करूं बुआ, इस घर में रहना मुश्किल तो हो ही रहा था, अब अखाड़े में भी शांति से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? वह क्रोधित सुर में कहता है। तो बुआ को अभी भी बात समझ नहीं आई। बात क्या हुई वो तो बता। घर पर तो दुखी कर ही रखा था, अब आपकी बहू अखाड़े में भी आ गई, दुखी करने, जहाँ स्त्रियों के आने पर प्रतिबंध है। क्या? बुआ ने सुना तो कान सुन हो गए। हाँ, बुआ आप कल्पना कर सकती हैं इस बात की कि आज तक इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखाड़े का कोई नियम टूटा हो। और आज टूटा तो किसकी वजह से? हमारे घर के सदस्य की वजह से। अखाड़े का नियम तोड़ना कोई सामान्य बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, भैया को पता नहीं क्या हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी क्या जरूरत थी उन्हें वहां लाने की? और वो भी आती तो आती, चुप नहीं रह सकती थी ताकि किसी को पता न चलता। पर कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर चुप रहना, उन्हें ये तक पता नहीं। अभी बुआ के सामने यह सब बोल ही रहा था कि तभी अंकुर और गौरी भी दरवाजे से बढ़ते अंदर आ गए। तो अभी उनकी तरफ गुस्से से देखता है। गौरी आई तो बुआ उस पर चढ़ गई। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या कह रहा है अभी कि अखाड़े का नियम तुम्हारी वजह से टूट गया? गौरी कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए चुप खड़ी रही। बहू, इतनी अकल नहीं है क्या तुम्हें? चलो गलती से वहां चली भी गई तो नई बहू को ऐसे सबके सामने दांत फाड़ते हुए हंसना शोभा देता है क्या? क्या सोचा होगा उन लोगों ने जो उस समय वहां पर मौजूद रहे होंगे? तुमने तो नाक ही कटवा कर रख दी। बुआ ने भी गौरी को सुनाना शुरू कर दिया, जो अंकुर को अच्छा नहीं लग रहा था, तो बचाव की मुद्रा में आ गया। बुआ क्या कह रही हैं? ये कुछ भी, वो भी अभी की कही बातों में आकर। मैं इसे वहां ले गया था, मुझसे बात कीजिए। तू चुप ही रहे अंकुर, ठीक कह रहा है अभी। तू इसकी गलतियों पर पर्दा डालकर इसकी आदतें खराब कर रहा है। ये अभी ना, उसने गुस्से से अभी की तरफ देखा। भैया, आप इनका कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बस कर अभी, चुप हो जा। पहले तो माफी मांग और इसे, तुम्हारा कोई औचित्य नहीं बनता इसको इस तरह डांटने का। उम्र में बेशक तुमसे छोटी है, पर नाते में तुमसे बड़ी है। भाभी है ये तुम्हारी, ये बात मत भूला कर। वाह भैया, माननी पड़ेगी आपकी बात। 2 दिन में ही आप इनकी भाषा बोलने लगे। मैंने इनको डांटा क्योंकि इन्होंने गलती की, जिसकी मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। अभी ने माफी मांगने से साफ इनकार किया। अंकुर, क्या हो गया तुझे? अभी को माफी मांगने को कह रहा है? नियम बहू ने तोड़ा और माफी मांगने अभी को कह रहा है? हाँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और आइंदा भी इन्होंने गलती की तो मैं तब भी चुप नहीं रहूंगा। इनको अच्छे से इस घर के कायदे समझा दो ताकि बार बार गलतियां ना दोहराए। वाह, इतना कुछ हो रहा था कि गौरी से अब सहन नहीं हो पा रहा था, तो दौड़ती कमरे में आ गई। अंकुर ने भी उसे जाने दिया ताकि अभी को अकेले में समझा सके। अभी गुस्सा मत हो, शांति से काम लो। वो लड़की है, लड़कियों से ऐसे सख्ती से बात नहीं करते। क्यों तू अपनी गर्मी को दिमाग पर चढ़ने देता है? सोचा भी है तुम ऐसा करोगे तो गौरी क्या यहाँ एडजस्ट कर पाएगी? वो कर रही है ना कोशिश यहाँ सबको खुश करने की, तो सपोर्ट तो करो उसको ताकि वह जल्द ही यहाँ घुल मिल जाए। ऐसे करोगे तो वह निराश हो जाएगी, गलतियां करेगी तो डांट पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता ये यहाँ एडजस्ट कर पाएगी। आप इनको अपने साथ शहर ले जाओ, हम जैसे पहले रह रहे थे वैसे अब भी रह लेंगे। अभी सोच भी रहा है कि क्या बोल रहा है। अभी का ऐसा कहना अंकुर को अच्छा न लगा, तो सुर कड़ा कर दिया।
हाँ, सब सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं सब संभाल लूंगा। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तुझे गौरी से चिढ़ हो रही है, क्योंकि आज तक घर में कोई स्त्री नहीं थी, तो तू आराम से रहता था। पर हर समय एक जैसा नहीं होता। इसके आने के बाद अकेले उससे ही नहीं, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी परिवार बनता है। सब अपना सुख, अपनी सहूलियत देखेंगे, तो परिवार बिखरते देर नहीं लगती। पापा के बारे में नहीं सोच रहा। उम्र हो गई है उनकी। तू तो अधिकतर बाहर ही रहता है। पापा, रोहित और अनुज कैसे सब संभालेंगे? अब है उनकी उम्र खाना बनाने और दुकान दोनों जगह संभालने की। मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। उसके बस का यहाँ एडजस्ट करना नहीं है, कहता वह दनदनाता कमरे में चला गया। अंकुर को भी गौरी का ध्यान आया, तो कमरे में आ गया। देखा तो गौरी सुबक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसे समझाए। वो बेचारी तो एडजस्ट करने में सबको खुश करने की कोशिश कर रही है, पर अभी कुछ समझना ही नहीं चाह रहा। गौरी, अंकुर के पुकारने पर उसने उसकी तरफ देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दो। गौरी बेड में बैठी थी, वहां भी वही आकर बैठ गया। तुमने कोई गलती नहीं की। जो हुआ अनजाने में हुआ। किसी और ने कुछ कहा क्या तुम्हें? यहाँ तक कि पहलवान जी ने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। बस अभी का दिमाग हर समय चढ़ा रहता है। उसे इग्नोर कर। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। मुझसे ऐसी गलतियां होती रही तो अभी तो मुझे बचाने के लिए आप हैं। आप चले जाएंगे तो? नहीं जी, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। देवर जी बार बार मुझे डांटते रहेंगे। आप या तो मुझे अपने साथ ले चलो, या मुझे मेरे मायके छोड़ देना, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। गौरी का हौसला जवाब दे रहा था। गौरी, शांत हो जाओ। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वह उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। ऐसे क्यों बच्चों जैसी रो रही हो? चुप हो जाओ। अब वह उसकी पीठ को दोनों हाथों से सहलाता बोला। पर गौरी ना चुप हो रही थी, ना उसे छोड़ रही थी। गौरी, शांत हो जाओ। बाबूजी, रोहित और अनुज तो अच्छे हैं ना? जैसे अभी मैं डिफेंड कर रहा हूँ, बाद में वो करेंगे। और अभी भी घर भी बहुत कम रहता है। अधिकतर कंपटीशन के लिए बाहर ही रहता है। जल्द ही मुंबई कैंप लगने वाला है। महीने भर के लिए वहां चला जाएगा। ऐसे मत घबराओ। काफी देर तक अंकुर के संतावना देने पर वह चुप हुई। शाम तक गौरी चुप चुप ही रही, किसी से कुछ नहीं बोली। उसका उदास चेहरा देख अब बुआ ने भी फिलहाल कुछ टांटिंग नहीं की। पता है, घर का माहौल सुबह से ही तनावपूर्ण है, जिसे और बढ़ाना ठीक नहीं। शाम को बाबूजी आए तो उन्होंने उन्हें सारा घटनाक्रम बता दिया, जिससे बाबूजी बेहद दुखी हुए। गौरी अभी नई नई घर में आई है। उसके साथ अभी का ऐसा व्यवहार सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। जाइए आप और अंकुर और अभी को भेज दीजिए, उन्होंने बुआ से कहा। तो वह बाहर आकर दोनों को बुला लाई। अब आप भी थोड़ी देर बाहर जा सकती हैं। जी, कहती बुआ बाहर चली गई। बाबूजी के चेहरे को देख दोनों बात समझ चुके थे, तो सिर झुकाए खड़े थे। अंकुर, अभी ये क्या सुन रहा हूँ? क्या हो रहा है इस घर में? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा। अंकुर ने बात संभालने के इरादे से बोलना चाहा, तो उन्होंने रोक दिया। तुम चुप रहोगे अंकुर, जब कहा जाए तभी बोलना। जी पापा। तुम अच्छे से जानते हो कि कितनी मुश्किल से तुम्हारा विवाह हुआ है। बिना औरतों के इस घर में कोई माँ बाप अपनी लड़की ब्याहने को तैयार नहीं था। और तुमने 2 दिन में साबित भी कर दिया कि क्यों लोग रिश्ता करने से कतराते हैं। वो बेचारी बच्ची यहाँ तालमेल बिठाने की कोशिश में लगी है, और तुम दोनों। क्या जवाब दूंगा मैं अपने मित्र को? मैंने तो उन्हें आश्वासन दिया था कि उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, और यहाँ 2 दिन में कितने ड्रामे हो गए। अंकुर, तुम सब कुछ जानते हुए भी क्यों लाए ले गए बहू को अखाड़े में? बाबूजी ने अंकुर से पूछा। वो पहलवान जी का आशीर्वाद दिलाने। वह धीरे से बोला। तुम खुद चले जाते, बहू को क्यों ले गए? सॉरी पापा जी, गलती हो गई। और अभी तुम? मैं काफी दिन से तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूँ। तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सीमाएं लांघो। अगर बहू से गलती हो भी गई तो तुम्हें कोई हक नहीं उसे इस तरह डांटने का। तुम्हारी भाभी है वो, और उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य। आइंदा ये बात मत भूलना। कोई भी बात हो, मुझसे कहो। अभी मैं जिंदा हूँ। सॉरी पापा, आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी सिर झुकाए बोला। ठीक है, जाओ अब। अभी को भेजकर अब वहां सिर्फ अंकुर रह गया था। अंकुर। जी पापा। माना अभी गुस्सैल है,
और वह बहू से चिढ़ रहा है। पर तुम उसके साथ ऐसे मत पेश आओ। अपनी माँ के बाद सबसे अधिक किसी से प्यार करता है तो वो तुम ही हो। तुम उसको बहू की वजह से डांटोगे तो उसके मन में ये बात घर कर जाएगी कि तुम बहू की वजह से उसे डांट रहे हो, और वह इस सब का जिम्मेदार भी उसको ही मानेगा। बाहर बेशक ना बोले, पर वो अंदर से कुढ़ता रहेगा। और उसके बाद घर का माहौल कैसा होगा, तुम अंदाजा लगा सकते हो। जी पापा, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। तुम पहले से ही बहुत समझदार हो। तुम्हें समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बहू नई नहीं है। वह इस सब से घबरा गई होगी। उसे संभाल लेना। जी पापा, कहकर अंकुर अपने कमरे में आ गया। गौरी अभी भी चुप ही बैठी थी। आज सारा दिन जो भी घटनाक्रम हुआ उसको दिल पर ले चुकी होती है, इसलिए डरी हुई थी। पहले तो कुएं की अस्थियों ने डराया, उसके बाद अखाड़े वाली घटना, अभी का उसे डांटना, और उसके बाद घर में हुआ ड्रामा। एक नई नवेली बहू के लिए यह सब बुरे सपने सब भयावह था। वह बेड का सहारा लिए बैठी थी। अंकुर आकर बैठा तो उसने उसे खाली नजरों से देखा। वो भी कुछ नहीं बोला। क्या बोले, कितना बोले। जब से वो आई है तब से उसे समझा ही तो रहा है। तो अब चुपचाप आकर उसके निकट ही बैठ गया। उसके हाथ को हाथ में ले, उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर होठों के पास ले जाकर चूम लिया। कैसी हो अब? उसकी तरफ प्यार भरी नजरें टिकाई तो गौरी की टेंशन गायब। यह आकर महसूस हो रहा है जैसे अंकुर उसकी खुशी, सुकून सब हो गया है। सबसे अच्छी बात, वह हर चीज की कितनी बारीकी से समझ रखता है। पुरुष में यह गुण विरला ही पाया जाता है। वह स्त्री के तन में ही अधिक दिलचस्पी दिखाता है। मन की तो कभी था ही नहीं लेता। पर अंकुर बहुत अलग है। वह उसे तन ही नहीं, मन से भी पाना चाहता है। ठीक हूँ, वह बिल्कुल धीमे से बोली, और सर उसके कंधे पर टिका लिया। आजकल उसके लिए सबसे सुकूनदायक जगह हो गया है अंकुर का कंधा, जिस पर वह सिर टिका चिंता मुक्त हो जाती है। ठीक हो तो मेरे चांद पर ये उदासी की बदली क्यों? प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फिराते बोला। ना जी, अब कुछ नहीं है। गहरी सांस ली। क्यों बुलाया था बाबूजी ने? उससे पूछा। जो कुछ सुबह से हुआ उसके लिए नाराज थे। शायद गलती मुझसे ही हुई। तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहिए था। अखाड़े का नियम भंग हुआ, और उसके बाद तुम्हें भी सुनना पड़ा। अभी को तो क्या ही बोलना, वैसे ही दिमाग चढ़ा रहता है। आज तो बड़ी गलती जो हो गई है, मैंने उसे भी डांट दिया। परिवार में बड़ा होने के नाते सबको जोड़कर रखने का मेरा दायित्व है। मैं ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। आप सबके बारे में इतना कैसे सोच लेते हैं? आखिर पूछ ही लिया। माँ होती तो शायद इतना ना सोचता, पर उनके जाने के बाद अवी, रोहित और अनुज उनकी कमी महसूस ना करे, इसका प्रयास करता हूँ। पर यह संभव नहीं हो पाता। वह उसकी कमर में हाथ डाल करीब खींचकर खुद से सटा लेता है। तुम्हें भी अपने घर की कमी महसूस ना हो, यही सोचता रहता हूँ। पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि संभव हो ही नहीं पाता। गौरी, क्या तुम सच में चाहती हो कि अभी मेरे साथ चलो? अगर तुम्हें घबराहट हो रही है तो पापा से इस बारे में बात कर लेता हूँ। वो मना नहीं करेंगे। ना जी, जैसा आपने सोचा है वैसा ही कर लो। दिन में डर गई थी, इसलिए वो सब बोल दिया। हम चले जाएंगे तो बाबूजी कैसे सब संभालेंगे? थैंक यू, थैंक यू गौरी। तुम्हारा जवाब सुनकर मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। मुझे यकीन हो गया है कि तुम बहुत समझदार हो और सब संभाल लोगी। कहकर वह उसे आलिंगन में बांध लेता है। अंकुर बहुत व्यवहारिक है। कब बातें करते करते गौरी खुद ही उसकी आगोश में आकर सब भूल भी गई। सुबह का समय हुआ, पर आज गौरी उठी ही नहीं। वह अंकुर की आगोश में थी, पर उसका शरीर बहुत गर्म लग रहा था। माथे पर हाथ लगाया तो महसूस हुआ जल रहा है। उसका सारा शरीर बुखार से तप रहा था। गौरी, क्या तुम ठीक तो हो? उसने पूछा, पर गौरी आंखें ही नहीं खोलती। उसने फटाफट उसके कपड़े ठीक किए और बुआ को बुला लाया। वह भी गौरी को यूं बुखार में तपता देख सकते में थी। घरेलू उपचार किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अंकुर पास के छोटे से क्लिनिक में डॉक्टर बुला लाया। उसने गौरी का चेकअप किया और दवाइयाँ देकर चला गया। दवाइयों से कुछ देर उसका बुखार उतर जाता, फिर चढ़ जाता। ना देशी दवाई काम कर रही थी, न डॉक्टर का इलाज। सभी परेशान से हो गए।
नई बहू इस तरह बीमार पड़ गई। बुआ को भी अब वापस जाना था, पर गौरी की तबीयत सुधरती ना देख वह 1-2 दिन और वहीं रुक गई। अगले रात को सब लोग बैठे थे, तो बुआ कहने लगी, बहू उस दिन से ही बीमार है, जिस दिन हम लोग गाँव गए थे। हाँ तो? अंकुर ने पूछा। ऐसी क्या बीमारी जो ना घरेलू नुस्खा काम कर रहा है, ना वैद्य की बूटी और ना डॉक्टर का इलाज? कहना क्या चाहती हैं आप? बाबूजी ने पूछा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब एक ही आस है। क्या? बाबा। क्या कह रही हो बुआ? गौरी को किसी बाबा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। अंकुर बुआ के बाबा का नाम लेने पर भड़क गया। अगर 1-2 दिन में आराम ना आया, तो मैं उसे अपने साथ ही शहर ले जाऊंगा। वैसे भी छुट्टियां भी खत्म होने वाली है। कुछ दिन वहां मेरे साथ रह लेगी। बड़े हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद वापस आ जाएगी। तुम आजकल के बच्चों को कुछ समझाना तो पानी में लकीर खींचने से भी मुश्किल काम है। तुम पढ़े लिखे बच्चे क्यों हमारी बातों को इस तरह नकारते हो? क्या हर्ज है बाबा जी के पास ले जाने में? पूरा गांव छोड़ो, पूरे इलाके के लोग उनके पास समस्या लेकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं। मुझे लगता है बहू पर कुछ ऊपरी साय का असर हो गया है, तभी कोई दवा काम नहीं कर रही है। ये उस दिन कुएं पर जाकर डर भी गई थी। आपने अब ये क्या नया राग छेड़ दिया है? मुझे लगता है गौरी को टाइफाइड हो गया है। शहर ले जाकर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। एक बार बाबा जी के पास ले चलते हैं। क्या हर्ज है उसमें? उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे कर लेना। बुआ आप क्यों उस बाबा के चक्कर में पड़ी हैं? क्योंकि वे सिद्ध पुरुष है। मन की आंखों से वो देख लेते हैं, जो हम साधारण मनुष्य खुली आंखों से कभी न देख सके। बुआ बाबा जी का महिमा मंडन करती कहती है, बुआ आप भी सभी लोगों की तरह उनके बुने भरम जाल में फंस गई हैं। कुछ सालों पहले आपके बाबा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते थे और अब अचानक उनको सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो शहर जाकर कुछ ज्यादा ही आधुनिक हो गया है, इसलिए उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच है कि कुछ साल पहले तक वो अपने जीवन यापन के लिए मंदिर के बाहर भीख मांगते थे। किसी को पता नहीं कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता हैं, कोई नहीं जानता। वे भटकते हुए इस गांव में आ गए और मंदिर के बाहर बैठने लगे। लोग दया खाकर उन्हें खाने पीने का सामान दे जाते। कोई उनकी जगह हड़पना चाहता था, इसलिए उन्हें गांव से बाहर छोड़ा। प्यास लगी तो पानी की तलाश में एक सूखे कुएं में गिर गए। उन्होंने पूरे 15 दिन कुएं में भूखे प्यासे रहकर भगवान की भक्ति की और जिस तरह सूरदास जी को स्वयं श्री कृष्ण जी ने कुएं से बाहर निकालकर दिव्य दृष्टि प्रदान की, वैसे ही बाबा को भी प्रदान की। और अब वे अपनी बंद आंखों से वो सब देख लेते हैं जो कोई साधारण मनुष्य कभी नहीं देख सकता। ऐसा कुछ नहीं है बुआ, ढोंग है उसका। अच्छा फिर वो कीरत दास जिसका मंदिर के पास टूटा फूटा झोपड़ा था, वो कैसे इतना धनवान हो गया? ये सब बाबा जी की कृपा हुई है उस पर। बुआ ये सब उस कीरत दास सरपंच और आपके बाबा का आपस में गठजोड़ है। कीरत दास और सरपंच पर भी बाबा की कृपा हुई, वरना वो उनके भक्त नहीं बनते। और कितने ही गांव के लोगों को उनकी कृपा का लाभ मिला, तभी सब उनकी भक्ति करते हैं। तेरी ब्याह की मन्नत भी मांगी थी उनसे। उन्होंने उपाय बताया था। पूरे 2 महीने लगातार मछलियों को आटे की गोलियां खिलाई थी, तब तेरा ब्याह हुआ। धन्य है आपके बाबा जी, वरना तो मैं कुंवारा ही रह जाता। अंकुर हाथ जोड़ता बोला। लगता है हम ब्याह के बाद बाबा जी के दर्शन करने नहीं गए, इसलिए बहू बीमार हो गई। बुआ आपकी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं 1-2 दिन में गौरी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ले जाना, पर एक बार वहां जाने में हर्ज ही क्या है? तुझे नहीं मानना मत मान, हम तो मानते हैं। ठीक है, कर लो जैसी आपकी मर्जी, कहता वहां से उठ गया। जब अंकुर न माना, तो सुबह के समय बुआ ने रोहित को अपने साथ जाने तैयार करती है। आज वैसे गौरी की तबीयत में थोड़ा सुधार था, पर बुआ उसे लेकर बाबा जी का आवास, जो गांव से बाहर प्राकृतिक वातावरण में एक लंबे चौड़े एरिया में बना हुआ था, वहां ले आई। प्रतिदिन एक नियत समय पर बाबा दर्शन देकर लोगों की समस्या सुन उसको दूर करने का उपाय बताते हैं। जिसको लाभ मिलता है वह बार बार आता है और आकर चढ़ावा भी चढ़ा जाता है। जिसको नहीं आराम आता तो प्रभु की इच्छा कहकर बात टाल दी जाती है। पर वहां की भीड़ बाबा जी की महिमा का बखान कर रही थी। कितने उसमें से सच्चे भक्त थे।
और कितने जुटाए गए थे। ये तो बाबा कीरतदास और सरपंच जाने, पर बाकी लोगों के लिए यह बाबा जी की महिमा थी। वे तीनों भी गए और एक जगह पर बैठे अपनी बारी का इंतजार करने लग गए। काफी समय बाद उनका नंबर आया तो बुआ गौरी को लेकर उनके समीप बैठ गई। गौरी ने नजर उठा बाबा जी को देखा। गोल भरा भरा चेहरा, गले तक आती काली दाढ़ी, बड़ा हुआ पेट, आसमान तकती बंद आंखें। कहते हैं बाबा जन्मजात अंधे हैं। उम्र 40 से अधिक न होगी। बाबा जी खाने के शौकीन हैं, तो भक्तजन प्रसाद के तौर पर खाने का सामान लाते हैं। बुआ जी ने भी समस्या बताई तो गौरी की कलाई पकड़ने का लिए हाथ बढ़ाया। अब गौरी की कलाई उनके हाथ में थी। एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से मसलने लगे। अन्य को यह असामान्य न लगा, पर गौरी को अजीब लगा। वह कलाई छुड़ाने लगी तो बुआ ने उसे घूर कर देखा। अचानक बाबा जी का क्रोध बढ़ गया और उसकी कलाई झटक दी। ले जाओ इसे यहाँ से, वे जोर से चीखे तो गौरी सहम गई। ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश में लगी गौरी छोटी मोटी समस्याओं से तो दो चार हो रही है, जो एक नई नवेली बहू अपनी ससुराल में जाने के बाद अक्सर ही होती है। यह समय भी लगभग सभी लड़कियां शादी के बाद फेस करती है, जिनसे वह पार भी पा लेगी जब तक अंकुर उसके साथ है, क्योंकि वह बेहद समझदार और सुलझा इंसान है। पर कहते हैं समय का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है, वह कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। सीधी सादी गौरी के सामने भी वक्त बहुत जल्द एक मुश्किल चुनौती लेकर प्रस्तुत होने वाला है, जो इन सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।